नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। मैं चंद्रशेखर राय, असिस्टेंट प्रोफेसर काशी साहू कॉलेज सरायकेला, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, कोल्हान यूनिवर्सिटी। सभी मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है, सभी जानते हैं, नोटिस आपको प्रोग्राम जारी हो गया है पीजी के लिए, सेमेस्टर 1 के लिए, और आप सभी तैयारी में लग गए हैं और लगना भी चाहिए। एग्ज़ाम में बेहतर करना है, अच्छा परफॉर्मेंस करना है तो पढ़ना ही पड़ेंगे। तो प्यारे स्टूडेंट्स, आज हम CC1 पेपर के लिए आपको कुछ इम्पोर्टेंट आज टॉपिक के विषय में चर्चा करेंगे, और वो टॉपिक है इतिहास लेखन में कार्ल मार्क्स का योगदान, यानी मार्क्सवादी इतिहास लेखन के विषय में आज हम लोग चर्चा करेंगे। प्यारे स्टूडेंट्स, आप जानते हैं इतिहास लेखन का अप्रोच होता है, जैसे राष्ट्रवादी इतिहास लेखन हुआ, साम्राज्यवादी इतिहास का लेखन हुआ और मार्क्सवादी इतिहास लेखन हुआ। राष्ट्रवादी इतिहास लेखक जो है लेखन करेंगे, मान लीजिए भारत के इतिहास का लेखन करेंगे तो हमारे देश की बड़ाई करेंगे, यहाँ के लोगों के बारे में बड़ाई करेंगे, यहाँ के सिस्टम का बड़ाई करेंगे, ठीक है, यानी भारत की वो महिमा मंडन करेंगे। हमारे यहाँ का जो महापुरुष रहे उनका योगदान के विषय में चर्चा करेंगे, उनकी काबिलियत की चर्चा करेंगे। लेकिन जस्ट इसका अपोजिट साम्राज्यवादी इतिहास लेखक जो है वो आपका अंग्रेजों का बखान करेंगे, अंग्रेजों की नीतियों का बखान करेंगे, हमारी बुराई करेंगे, यहाँ के जो व्यवस्था है उसकी वो बुराई करेंगे, प्यारे स्टूडेंट्स। लेकिन मार्क्सवादी इतिहास लेखक जो होते हैं वो इकोनॉमी पर ज्यादा जोर देते हैं। कोई भी जो असंतोष है समाज में, जो असंतोष होता है, झगड़ा होता है, वर्ग संघर्ष होता है, उसके सबसे पीछे रीजन है इकोनॉमी। यदि हम आर्थिक रूप से सभी संपन्न रहेंगे तो क्या कभी झगड़ा होगा, वर्ग संघर्ष होगा? नहीं होगा, ठीक है ना। तो मार्क्सवादी इतिहास लेखन में कार्ल मार्क्स का बहुत ज्यादा योगदान रहा है। तो आज हम लोग उन्हीं के विषय में पढ़ेंगे। बहुत अच्छा टॉपिक है, इसको आप लोग अच्छे से पढ़िएगा। कहा जाता है कि समय समय पर विभिन्न दार्शनिकों ने अपनी अपनी विचारधारा से अपने युग को काफी प्रभावित किया है। वर्तमान युग में इतिहास लेखन पर कार्ल मार्क्स का प्रभाव स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है। कार्ल मार्क्स इतिहास दर्शन का महान विचारक, इस वर्ड को आप याद रखिएगा, महान विचारक, नैतिकता का महान समर्थक और सामाजिक विचारधारा का प्रबल अनुयायी था। क्या क्या वर्ड हुआ? महान विचारक, नैतिकता का प्रबल समर्थक, सामाजिक विचारधारा का प्रबल अनुयायी था। उसे हीगल का केवल इस अर्थ में अनुयायी कहा जा सकता है कि उसने हीगल के द्वंद्वात्मक पद्धति को स्वीकार किया, परंतु उसके इतिहास की अवधारणा में आदर्शवाद के स्थान पर भौतिकवाद पाया जाता है। यानी हीगल जो थे आदर्शवादी थे, आदर्शवादी का दर्शन दिखता है, लेकिन कार्ल मार्क्स में भौतिकवादी दिखता है। इकोनॉमी को मैप रूप से जिम्मेदार मानते हैं। बोला जाता है कि मार्क्स का दृष्टिकोण वैज्ञानिक था। मार्क्स का जो दृष्टिकोण था वो वैज्ञानिक था। उसके अनुसार घटना को प्रभावित करने के कुछ मूलभूत आर्थिक कारण होते हैं, न कि घटनाएं विश्व आत्मा के परिणामस्वरूप घटित होते हैं। कार्ल मार्क्स का कहना था कि कोई भी घटना होता है उसका निश्चित रूप से आर्थिक कारण कुछ न कुछ होता ही है। ये कार्ल मार्क्स का कहना था। ऐसा नहीं कि भगवान ऐसा चाहते थे, ऐसा हो गया, ऐसा होना ही था, ये धारणा में उनका विश्वास नहीं था। वो बोलते थे कोई भी घटना है उसके पीछे निश्चित रूप से आर्थिक कारण जिम्मेदार है। चलिए देखिए, ये कारण ने मार्क्स की भौतिकवादी संकल्पना के संबंध में लिखा है कि मार्क्स के अंतिम आकलन के अनुसार इसमें 3 तत्व होते हैं। कितने तत्व होते हैं? 3 तत्व होते हैं जो एक दूसरे से अविभाज्य हैं और तीनों मिलकर एक तार्किक और पूर्वापर संबंध आकार ग्रहण करते हैं। ये तत्व हैं मूलभूत आर्थिक नियमों और उद्देश्यों के अनुरूप घटनाएं, यानी घटनाओं की गति एक द्वंद्वात्मक प्रक्रिया के माध्यम से तदनुरूप विचारों का विकास और वर्ग संघर्ष के रूप में
तदनुसार सक्रियता, जो क्रांति के सिद्धांत और व्यवहार का परस्पर संबंध और अनुशासित रूप देते हैं। मार्क्स के विचारधारा का अध्ययन निम्न शीर्षकों के द्वारा सरलता से किया जा सकता है प्यारे स्टूडेंट। यानी मार्क्स के विचारधारा का अध्ययन आप निम्न शीर्षकों के द्वारा आप बता सकते हैं। पहला है द्वंदात्मक भौतिकवाद, जिसको बोलते हैं डायलेक्टिक मेटेरियलिज्म। ये क्या है? मार्क्स विचार को इस जगत का आधार नहीं मानता है। मार्क्स विचार को इस जगत का आधार नहीं मानता है, अपितु भौतिक पदार्थ का अधिकार स्वीकार करता है। उसका भौतिकवाद द्वंदात्मक है। वस्तुतः उसने हीगल के द्वंदात्मक सिद्धांत में अपने विचारों के अनुरूप परिवर्तन करके उसमें नए रूप से प्रस्तुत किया है। मार्क्स के भौतिकवादी द्वंदात्मक में निम्नलिखित विशेषता पाई जाती है। अब मार्क्स के जो भौतिकवादी हैं उसमें क्या क्या विशेषता पाई जाती है उसको देखिएगा। पहला है प्रकृति अचानक एकत्रित की गई वस्तुओं का संग्रह न होकर परस्पर संबंध पदार्थ पर निर्भर है। बोलते हैं ये कि प्रकृति अचानक एकत्रित की गई वस्तुओं का संग्रह न होकर परस्पर संबंध पदार्थ पर निर्भर है। दूसरा है कि वह भौतिक पदार्थों की गतिशीलता में विश्वास करते हैं। धूल कण से लेकर सूर्यपिंड तक प्रत्येक पदार्थ परिवर्तनशील है। यानी कोई भी पदार्थ जो है वो परिवर्तनशील है। यह परिवर्तन प्रगति का परिचायक है। इस नवीन क्रम में नए पदार्थों का निर्माण और पुरातत्व का विकास होता है। अतः मार्क्स का द्वंदात्मक विश्व के जैविक अध्ययन के साथ साथ जीवन की गतिशीलता का भी अध्ययन था। तीसरा महत्वपूर्ण विशेषता है यह परिवर्तन मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों पद्धतियों से होता है तथा मात्रा से गुना की ओर परिवर्तन अचानक होता है। चौथा है प्रत्येक वस्तु के सकारात्मक और नकारात्मक दो पक्ष होते हैं। प्रत्येक वस्तु के सकारात्मक और नकारात्मक दो पक्ष होते हैं जिनके मध्य अंतर विरोध के कारण निरंतर द्वंद्व पाया जाता है और जिसके फलस्वरूप पुराने जो तत्व हैं वो नष्ट हो जाते हैं और नवीन तत्वों का उदय होता है। प्यारे स्टूडेंट्स, इस 4 पॉइंट को अच्छे से समझिए। इसमें कहा जाता है कि प्रत्येक वस्तु के सकारात्मक पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पक्ष होते हैं जिनके मध्य अंतर विरोध के कारण निरंतर द्वंद्व पाया जाता है, जिसके फलस्वरूप पुरातन तत्व जो है वो नष्ट हो जाते हैं और नवीन तत्वों का उदय होता है। वास्तव में मार्क्स के द्वंदात्मक भौतिकवाद समाज की एक नवीन विश्लेषण पद्धति और इतिहास की ओर एक नवीन दृष्टि है। मार्क्स यह भी मानता है कि प्रत्येक युग में उत्पादन की शक्तियों से मानव में एक विशेष प्रकार के आर्थिक संबंध पैदा होते हैं जिनके कारण मनुष्य आर्थिक वर्गों में बंट जाते हैं, कोई बड़ा कोई छोटा, है ना। इन वर्गों के संघर्ष के परिणाम स्वरूप मानव इतिहास निरंतर आगे की ओर अग्रसित होता रहता है। ठीक है ना, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिए मार्क्स के इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या। मार्क्स ने इतिहास के संबंध में अपने विचार स्पष्ट करते हुए यह उल्लेख किया है कि इतिहास एक प्रक्रिया है जो अन्य प्राकृतिक प्रक्रियाओं से इस अर्थ में भिन्न है कि मनुष्य को अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, है ना, प्राप्ति के लिए जाने वाली क्रिया है। मार्क्स ने उन सब कुछ को इतिहास स्वीकार, यानी मार्क्स ने उन सब कुछ को इतिहास स्वीकार नहीं किया है जो अतीत में घटित हो चुका है। सबको इतिहास स्वीकार नहीं किया है मार्क्स ने इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या करते हुए ऐतिहासिक भौतिकवादी के दो पक्ष निर्धारित किए हैं। प्रथम अस्थाई और द्वितीय अस्थाई।
इसमें प्रथम के अंतर्गत उसका सामाजिक संगठन का सिद्धांत आता है। क्या सिद्धांत आता है? सामाजिक संगठन का सिद्धांत आता है। और दूसरे सामाजिक विकास का सिद्धांत आता है। मार्क्स के अनुसार इतिहास का वास्तविक आधार उत्पादन की प्रक्रिया है। इतिहास का वास्तविक आधार उत्पादन की प्रक्रिया है। इसके प्रारंभ सरल भौतिक उत्पादन से हुआ था। क्या हुआ था? भौतिक उत्पादन से हुआ था, किंतु यह प्रक्रिया समय के साथ साथ निरंतर जटिल रूप धारण करती गई। मार्क्स का मानना है कि समाज में प्रचलित उत्पादन के संबंधों द्वारा, है ना, उत्पादन के संबंधों द्वारा ही किसी भी समाज के सांस्कृतिक जीवन का निर्धारण होता है। अब क्या चीज उत्पादन करते हैं, आपका इकोनॉमी का क्या आधार है, उस प्रकार से आप फंक्शन कीजिएगा, उस प्रकार से पर्व त्योहार कीजिएगा, उस तरह का आपका रहन सहन होगा। आपके पास पैसे ही नहीं रहेगा, आप अच्छा से खाना नहीं खा पाइएगा, अच्छा से रह नहीं पाइएगा, अच्छा से पर्व त्योहार नहीं मना पाइएगा। मार्क्स कितना अच्छा विचार दिए। ठीक है, इन संबंधों के योग के द्वारा समाज के आर्थिक ढांचे की रूपरेखा तैयार होती है और इस ढांचे पर समाज के कानून, राजनीतिक व्यवस्था, सामाजिक चेतना आदि की रचना होती है। साथ ही इन संबंधों पर उन लोगों का कोई नियंत्रण नहीं होता है जो उत्पादन को परिचालित करता है। वास्तव में भौतिकवादी का तात्पर्य व्यक्ति के उस अस्तित्व से है जो सामाजिक संबंधों के द्वारा परिभाषित होता है। मार्क्स ने सामाजिक अस्तित्व को आर्थिक साधनों की स्थिति और उत्पादन के संबंध पर निर्भर माना। उसके अनुसार विकास में निर्णायक तत्व उत्पादन की शक्ति है। भैया, मजदूर लोग यदि उत्पादन नहीं करेगा तो सेठ को कहां से, पूंजीपति लोग को कहां से फायदा होगा? तो मेन तो योगदान उत्पादन करने वाला का है ना। ये मार्क्स इस पर जोर देता था। प्यारे स्टूडेंट्स, मार्क्स का ही विचारधारा को लेकर के आप जानते हो रशियन रेवोल्यूशन हुआ, रूस की क्रांति हुई। मार्क्स के अनुसार व्यक्ति या तो सेवा, है ना, व्यक्ति या तो सेवा निर्णायक होता है अथवा सेवा करने वाला। मार्क्स के अनुसार व्यक्ति या तो सेवा निर्णायक होता है अथवा सेवा करने वाला। हो सकता है कि कुछ व्यक्ति अपनी स्थिति को सुधारने में सफल हो जाए, किंतु अधिकतर व्यक्ति, ठीक है, उस समय तक अपनी पूर्व स्थिति में बने रहते हैं जब तक कि पूर्ण क्रांति के द्वारा समाज में आमूलचूल परिवर्तन नहीं हो जाता है। प्यारे स्टूडेंट, आप जानते हो रशिया की क्रांति भी 1917 में, उसके पहले वहां जारशाही शासन था। जारशाही, तानाशाही टाइप का शासन करते थे, निरंकुश थे, जनता की देखरेख नहीं करते थे। क्या हुआ? जारशाही सत्ता को उखाड़ कर फेंक दिए, क्रांति हो गई, मजदूरों का शासन वहां हो गया, लेनिन जैसे लोग सत्ता में आ गए। तो मार्क्स कहते हैं कि जब तक कोई आमूलचूल परिवर्तन नहीं हो जाता है क्रांति के द्वारा, बहुत बड़ा बदलाव नहीं आता है, तब तक कुछ नहीं होने वाला है। मार्क्स का यह भी मानना है कि व्यक्ति आर्थिक शक्ति का दास है, आर्थिक शक्ति का दास है। समस्त ऐतिहासिक घटनाओं एवं मानव जीवन की व्याख्या भौतिक अवस्थाओं की दृष्टि से की जा सकती है। भौतिक अवस्था का अर्थ है उत्पादन, वितरण और विनिमय की पद्धति। ठीक है, ध्यान रखिएगा। एवं वातावरण, अतः क्रांति का कारक ईश्वर न होकर के, क्रांति का कारक ईश्वर न होकर के परिस्थितियां और परिवर्तन होता है। क्रांति के अभाव में राज्य के माध्यम से प्रचलित उत्पादन के संबंधों को स्थायित्व प्रदान करने का प्रयास किया जाता है। अतः राजनीतिक जीवन तथा इतिहास को उत्पादन की प्रक्रिया में उत्पन्न वर्ग संघर्ष की पृष्ठभूमि में ही समझा जा सकता है। यहां पर भी उल्लेखनीय है कि वर्ग के संघर्ष के साथ साथ विचार पद्धति में निरंतर संघर्ष जारी रहता है, नवीन विचारों का प्रतिपादन किया जाता है। इसलिए कार्ल मार्क्स ने लिखा है कि प्रत्येक युग में सर्वमान्य विचार वे होते हैं जिन्हें शासक वर्ग द्वारा मान्यता प्रदान की जाती है। प्यारे स्टूडेंट्स, एक वीडियो इस पर मैं और बनाऊंगा जिसमें आपको मैं बताऊंगा वर्ग संघर्ष की अवधारणा,
अतिरिक्त मूल्य सिद्धांत और मार्क्स का जो है सो राज्य की अवधारणा के विषय में और उसका मूल्यांकन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इस वीडियो को कोल्हान विश्वविद्यालय के जितने भी कोई भी कॉलेज के होंगे, ठीक है, खासकर ये वीडियो मैं अपने विद्यार्थी के लिए, केएस कॉलेज के लिए बना रहा हूं, लेकिन इस वीडियो का फायदा और कम से कम अपने माइंड में बैठा लीजिए कि मार्क्सवादी सिद्धांत आपको पढ़ना है, भौतिकवादी सिद्धांत को अच्छा से पकड़ कर लीजिए। इस पर एक वीडियो और बना देंगे और ये जो कॉलेज का जो ग्रुप है उसमें मैं इसका पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है ना। तो इसको जरूर आप पढ़िएगा और खासकर केएस कॉलेज के बच्चे जो इस वीडियो को देखेंगे निश्चित रूप से देखिए और कमेंट बॉक्स में अपने रोल नंबर को निश्चित रूप से आप छोड़िएगा ताकि हमको पता चले कि आप ईमानदारी से इस चीज को देखें, ठीक है। और अच्छे से पढ़िए, कमेंट कीजिए। दूसरे कॉलेज के बच्चे, यूनिवर्सिटी के बच्चे जो भी देखेंगे आपको कैसा लगा और भी आपको किस टॉपिक का आपको चाहिए, मुझे आप कमेंट करके बताने का प्रयास कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच सभी को।